हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा और उसी के साथ कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से थीम से क्वेश्चन बनता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं डिस्क्लेमर रख देता हूँ कि हमारा उद्देश्य आपको हर टॉपिक को बारीकी से समझाना नहीं है, बस ये बताना है इस एनालिसिस के ज़रिए कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होती है, थीम क्या रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो उससे क्या है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछता है। तो इसीलिए क्या है, आपको चीज़ों को इन जनरल देखना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको नहीं करनी है। जनरली आप चीज़ों को समझें और 250 से 150 वर्ड के अंदर आंसर लिख पाए, उतना तक आपको चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है। बहुत ज़्यादा भी जानेंगे तो उसको एग्ज़ाम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बाकी क्या करना है, ओवरऑल पढ़ के हमें आइडिया लेना है और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका, जो पूछा गया है उसका एक ओवरव्यू आपको अच्छे तरीके से रखना है। इसी के साथ जो एक्जिया आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं थ्रू एडमिशन, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो हम, जो हमारा फाउंडेशनल कोर्स है उसमें चीज़ों को बारीकी से पढ़ाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ओके, साइंस एंड टेक हो या फिर एथिक्स हो। और उसी के साथ हर सब्जेक्ट का प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा एज पर सिलेबस एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से जो टॉपिक है वो ऐड की जाएंगे। तो आज का पहला टॉपिक बात करता है अबाउट जीन एडिटिंग टूल के बारे में। तो जो जीन एडिटिंग टूल है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, तो उसके तहत आपके जो ह्यूमन लाइफ में या फिर एनिमल में या फिर एग्रीकल्चर में कौन से रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाई जा सकती है और अब तक क्या चेंजेस लाया गया है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अब इससे आपके प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर देखें तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक आपका जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपके ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर और एज वेल एज आपके जो प्लांट है उसके अंदर हम जीन एडिटिंग करके उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। और इसको किसने आपका आविष्कार किया था, ये आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके साथ अभी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये जो टॉपिक है ये आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके आपके बायोलॉजी में चेंजेस लाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस है, ह्यूमन के अंदर जो आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज देखी जाती है, जैसे आपका टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, ओके, या फिर आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर थैलेसेमिया हो गया। तो इन तरह की जो डिजीज़ है, इन डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, हम जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और उसके ट्रांसफ़र होने से उसको रोक सकते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। देन हम फिर इससे और क्या मदद ले सकते हैं, तो इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल के अंदर अगर कोई डिजीज़ है, देन कोई एनिमल है जो आपके एक्सटिंक्शन की कगार पे है, तो उसमें भी हम जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके जो एनिमल्स है उसको उसके एक्स सीटू प्रिजर्वेशन के लिए। तो इन सीटू हो गया जो जिस साइट में है उधर प्रिजर्व करना बाय डिक्लेयरिंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाहर हम क्या कर सकते हैं, लैब में हो या फिर कहीं ब्रीडिंग सेंटर में हो, हम जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्लांट के बेसिस में। तो आज के समय आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो फूड की इनसिक्योरिटी देखी जा रही है, ओके, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो आपका न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी देखा जा रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
जो डिफरेंट फूड के क्रॉप है उसमें हम उसके जीन को एडिट करके उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं, ड्रॉट रेजिलिएंट बना सकते हैं, सॉल्ट रेजिलिएंट बना सकते हैं या फिर सॉल्ट टॉलरेंट बना सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें आपको एक आभास दिया कि ये जो जीन एडिटिंग का टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार न्यूज़ में आते रहता है। तो इन फ्यूचर जब भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग जीन एडिटिंग तो आप इसको अभी जैसे बताया वैसे हैंडल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्या है इसमें डिफरेंट सेगमेंट में ओके मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। ओके आपके टारगेटेड मेडिसिन दिया जा सकता है एक पेशेंट को कि वो पेशेंट जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेडिसिन काम कर रही है या नहीं। ओके देन आप एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल देख सकते हैं और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट देखा गया है। ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है इन दिस थ्री फील्ड, हेल्थ टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, जो अभी मैंने बताया। ओके तो ये बाकी जो भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं ये ताकि आप एक अच्छा नॉलेज बना सके इसमें और टेम्पलेट आप ले सके। फर्स्ट एडिटेड ह्यूमन कौन सा है, ओके फिर बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन क्या है, ग्लोबल लेवल में क्या है, फिर आपके नेशनल लेवल में क्या है, ओके फिर आपका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो क्या है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूरी रहेंगी। इसी के अलावा आपके जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, तो ये सभी जानने ज़रूरी रहेंगे। ओके फिर इसका आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है ड्रॉट रेजिस्टेंट, जो अभी मैंने बताया ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए। ओके तो ये सभी हम देख सकते हैं नॉन ब्राउनिंग बनानास के लिए। ओके फूड के अंदर न्यूट्रिशन को इन्हेंस करके जो SDG 2 का गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इवन आप SDG तक भी आप लिंक कर सकते हैं। तो मेरा इसमें ये एनालिसिस में मेरा उद्देश्य ये है कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है, दूसरा आपके डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर से ये कैसे लिंक होता है, लाइक SDG गोल 2 हंगर से ये रिलेट हो रहा है। ओके तो फिर आप SDG गोल 1 से भी लिंक कर सकते हैं। ओके तो अभी उससे कैसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो उससे क्या है जो रूरल पॉवर्टी है वो आपका डिक्लाइन होगा, उसको डिक्रीज किया जा सकेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाई जा सकेंगी। मतलब आप कहीं का कहीं मोड़ सकते हैं एक चीज़ को। ओके और बहुत ज़्यादा लिंक इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आप बता सकते हैं। देन स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपका जीन एडिटिंग करके जो ह्यूमन के अंदर जो आपका मसल मास है उसका डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि स्पेस के मिशन में क्या होता है जो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं स्टे कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है जो आपकी मास की डेंसिटी होती है, मास लॉस करते हैं हम, बोन डेंसिटी लॉस करते हैं, तो उसमें भी क्या है आपका जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ओके तो बाकी ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है जो मैंने बताया, तो इसको एक बार आप देखिएगा ह्यूमन थेरापेटिक्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, स्पेस के लिए। तो अभी आप जब लिखेंगे ना कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का क्या पॉजिटिव है, क्या प्लस पॉइंट रहेगा इसमें या फिर क्या एडवांटेजेस है, तो ये सभी चीज़ें आप इन टेम्पलेट्स में आपको लिखना होगा। तो ये पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रखिए, नेक्स्ट ये पॉइंट ध्यान रखिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं पॉइंट में आंसर को आपको लिखना होगा। ओके ये बस समझने के लिए दिया है, इतने लंबे आपको नहीं लिखने हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग लो स्पीड ऑन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि भारत का जो गति है उसको बढ़ाना है बाय हाई स्पीड रेलवेज। ओके या फिर आप देख सकते हैं जो PM गति शक्ति प्रोजेक्ट है या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, तो उसके तहत हम रेलवे को भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जो स्पीड रेलवे लाने का जो भी प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेलवे का, उसका जो आपका पेस है डेवलपमेंट का वो स्लो है। लो स्पीड से हाई स्पीड प्रोजेक्ट आपके डेवलप हो रहे हैं, तो उसका स्पीड जो है उसको इन्हांस करना ज़रूरी है। तो अभी ये जो टॉपिक है ये क्या सीधा सीधा ऐसे कुछ हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे नहीं लगता सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या है आपके इकोनॉमी के सेगमेंट में क्वेश्चन पूछेगा। इकोनॉमी के कौन से सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में पूछेगा कि हाई स्पीड रेलवे के जरिए कैसे हमारा जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, सामान जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको कैसे और सस्ता बनाया जा सकता है।
ओके, और कैसे इन्फ्लेशन जैसे जो प्रॉब्लम है उससे लड़े जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल बॉटलनेक की वजह से भी क्या है, इन्फ्लेशन देखा जाता है कि समय पे सामान नहीं पहुंच पाता है। और इसकी वजह से और एक प्रॉब्लम भी क्या होता है, डिफरेंट दूर दराज जो रीज़न है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपका जो लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका पीछे भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर एक वजह है, और उसमें भी आपका जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टिविटी आता है, तो कनेक्टिविटी एक क्या है, चैलेंज है, तो इसको आपका टेकल करना ज़रूरी है। तो जो भी हाई स्पीड प्रोजेक्ट है जिसको किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विथ जापान, तो इन कोलैबोरेशंस को और अच्छा करना ज़रूरी है। ओके, तो उससे क्या होगा, हम जो हमारा हाई स्पीड रेलवे है उसको डेवलप कर पाएंगे, उससे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग मेकिंग इंडियन स्टील ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो अभी इंडिया का जो स्टील है, उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। तो नंबर वन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना का जो एक्सेसिव स्टील प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड का नंबर वन स्टील प्रोड्यूसर है। तो इसके वजह से अभी क्या होता है, चाइना के जो स्टील है वो इंडिया में डंप किए जाते हैं, क्योंकि चाइना में जो स्टील प्रोड्यूस होता है उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो स्टील हमारे देश में सस्ते में बिका जा सकता है। और वो क्या करता है, हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनके स्टील को चैलेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है वो टाइम के साथ कोलैप्स हो जाएंगे अगर इसको नहीं रोका गया तो। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कोलैप्स करते हैं तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, और स्ट्रैटेजी के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि जो स्टील है उसका इस्तेमाल आप डिफेंस में, स्पेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर सेगमेंट में देख सकते हैं। स्टील जो है एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इन नेशंस डेवलपमेंट। सो दैट्स वाई क्या है, ज़रूरी ये है कि जो आपका कंपटीशन आ रहा है, जो डंपिंग हो रही है चाइना के ओर से, उसको रोकना है, और हमारे देश के अंदर आपकी जो स्टील की क्वालिटी है उसको बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हम जो आपका जो स्टील जो माइनिंग करते हैं उसमें अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की जाती है। तो अभी क्या है, हमें जो आपका माइनिंग जो है, ओके, उसको जो प्राइमरी लेवल में उसको और अच्छा करना है, उसको और रोबस्ट बनाना है बाय टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। एंड सेकेंडली क्या करनी है, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनका भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना ज़रूरी है, ताकि हम भी जो स्टील का क्वालिटी है उसको बढ़ा सके, जिससे क्या हो, ग्लोबल लेवल में इसका जो डिमांड है वो बरकरार रहे और चाइना की स्टील को हम मात दे सकें। ओके, तो ये अभी क्या है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेगमेंट से या फिर पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन है। ओके, इंडिया में आपके हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, मुझे जितना तक ध्यान है उड़ीसा है, या फिर कोल प्रोड्यूसर कौन है, झारखंड है। तो ये सभी चीज़ें आपको कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो जो इंडिया का स्टील एंड एल्यूमिनियम है उसके ऊपर क्या किया है, यूएसए ने 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू यूएसए, उसमें अभी दिक्कतें आ रही है। तो इसमें ये जो 25% का टैरिफ इम्पोज किया, तो टैरिफ जब इम्पोज की जाती है तो दो देश के बीच में क्या है, नेगोशिएशन होना चाहिए, लेकिन यूएसए ने इसमें क्या किया है, यूनिलैटरल डिसीजन ले ली है ऑन दिस इंपोर्ट ड्यूटी, 25% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो इसी की वजह से क्या है, इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को ये बात को नोटिफाई करवाया है कि आपका यूएसए ने टैरिफ को इंक्रीज किया है, तो इसके अगेंस्ट हम भी रिटालिएटरी टैरिफ लगाएंगे। तो अभी इसीलिए हम नोटिफाई कर रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ट्रेड वॉर छेड़ा है या फिर हमने नहीं बताया है बिफोर हैंड। तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ में बता दिया गया है, ताकि इसके ऊपर एक डिस्कशन हो सके और आपके जो प्रॉब्लम है टैरिफ का उसको आपका डिक्रीज किया जा सके। अगर यूएसए इसमें नहीं मानता है, अड़ा रहता है, तो हमें अपने देश में जो हम यूएसए से सामान इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये
किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है, एक नंबर 1 WTO का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। WTO के बारे में पूछा जा सकता है, कब फॉर्मेशन हुआ इसका, क्या रोल है इसका, ओके, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। और मेंस में WTO क्या है, आज के समय पे जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको नहीं रोक पा रहा है, जबकि WTO का फॉर्मेशन ही हुआ था टू एंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रेड, टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड, लेकिन ये रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। डिफरेंट नेशन क्या कर रही है, अपनी यूनिलैटरल पॉलिसी के वजह से ग्लोबल जो आपका ट्रेड है उसमें डिसरप्शन देखा गया है, एक टैरिफ वार देखी गई है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सीधा सीधा स्टील एल्यूमिनियम मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सेगमेंट हो गया। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपको पूरा ओवरऑल पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट न्यू लोकलाइजेशन नॉर्म कुड हिंडर 50,000 करोड़ विंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अभी इंडिया ने जो इंडिया का जो पंचामृत अमृत स्ट्रैटेजी है उसके तहत क्या करना है, हमें बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का एनर्जी को अचीव करना है। और जो टोटल एनर्जी है हमारा उसका 50% हमें रिन्यूएबल एनर्जी से लाना है। तो उसके लिए क्या है, हमें विंड एनर्जी में, फिर आपका टाइडल एनर्जी में, फिर देन सोलर एनर्जी, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना होगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, हाल ही में गवर्नमेंट ने न्यू लोकलाइजेशन नॉर्म्स लिए हैं, जिसके तहत क्या है, जो भी आपके विंड मिल बिठाए जाएंगे, तो ये देख रहे हैं आप विंड मिल है, तो इसमें आप जो भी पंखे का कंपोनेंट है, ओके, इसमें और डिफरेंट जो ट्रांसमिशन का कंपोनेंट है, इन सभी कंपोनेंट्स को एक लेवल तक ही बाहर से इंपोर्ट किया जा सकेगा, बाकी इक्विपमेंट्स को लोकली खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या है, अब अभी हमारे देश में जो आपका डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का जो कंपोनेंट है वो आपके हमारे देश में बहुत लिमिटेड है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है उनको दिक्कतें आएंगी कि वो बाहर से एक लिमिट के बाद इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी क्या है, आपका इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है कि वो कैसे आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो डेवलप करेंगे। तो इसके लिए अभी जो लोकल कंपोनेंट को लगाना है या फिर यूज़ करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि लोकल कंपोनेंट बनना भी ज़रूरी है। तो इसमें एक क्या है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ओके, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है कि हमारा जो आपका ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वो स्लो हो सकता है उसका पेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो जो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स है वो अगर देश में बनेगी तो हम क्या, हमारे देश में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, और जो आत्मनिर्भर भारत का गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे, जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047 उसको अचीव कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एक इंसिडेंट है, कोई भी एक रूल है, उसका दोनों ही साइड आपको देखना ज़रूरी है। तो ये न्यू लोकलाइजेशन नॉर्म्स पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, एक बार आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं, आप इसको एक बार देखिएगा। ओके, नेक्स्ट ये आज का लास्ट आर्टिकल है, रैटल्ड इन रावलपिंडी। तो रावलपिंडी कैसे परेशान हो रहा है, तो रावलपिंडी में क्या है, जो आपकी यूएस सॉरी पाकिस्तान का जो पूरा मिलिट्री बेस है वो उसी से चलता है। तो अभी क्या है, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है आफ्टर पहलगाम अटैक, तब से क्या है, पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा हुआ है। इवन जो पहलगाम का अटैक था बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप, तो इसकी वजह से क्या है, ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान के खिलाफ एक दो नेशन को छोड़ के एक आइसोलेशन देखने को मिला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि पाकिस्तान को बाकी देश भी क्या है, आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो काम ही वैसा करता है, ओके, कि एक देश कहलाने के लायक ही नहीं बचता है। तो इससे अभी क्या है, जो रावलपिंडी में या फिर पाकिस्तान में जो आपकी प्रॉब्लम देखी गई है, जो हड़कंप मची है, तो इससे क्या है, आपका ये इंडिया को बेनिफिट करता है, क्योंकि आज के समय पे देखिए जो पाकिस्तान है उसने ग्लोबल लेवल में एक देश के हिसाब से अपना लेजिटिमेसी जो है उसको खो रहा है। नो डाउट कुछ चंद गिने चुने देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक चाइना हो या फिर आपका टर्की हो या अजरबैजान हो, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी इसमें इनडायरेक्टली आप यूएसए को भी देख सकते हैं, आईएमएफ के ज़रिए हेल्प करना ही हो। ओके, जबकि पाकिस्तान को इस समय हेल्प देना
मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। लेकिन ओवरऑल इसमें यही चीज़ें कही गई है कि पाकिस्तान जो है वो आपका ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंट नेशन का आइसोलेशन को फेस कर रहा है और करना भी चाहिए, ये इसी के लायक है। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली क्या है, ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। लाइक की टेकवेज ऑपरेशन सिंदूर का क्या की टेकवेज रहा है, कैसे हमने कैलिब्रेटेड अप्रोच लिया, प्रिसीजन टारगेटिंग की है, किसी सिविलियन को हार्म नहीं किया है। इसमें हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, और पाकिस्तान का जो वीकनेस है वो भी बाहर निकल के आया। फिर चाइना का जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है एक्सपोर्टेड टू पाकिस्तान, उसका भी आप इसमें जो वीकनेस है वो देख सकते हैं। तो हम क्या है एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। बाकी क्या है अभी वार जो है वो उसमें आपका सीज़ फायर आ गया है। अ, तो ये इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि जो सीज़ फायर आया है, तो अगर हम इंडिया के लिहाज से भी देखें तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं बताना चाहूँगा कि हमें फ़र्क पड़ता है वॉर से। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम एक सर्जिंग इकोनॉमी है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुके। तो हमने उनको एक सबक तो दी ही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और ये चीज़ भी हमने डिक्लेयर कर दिया है कि उनके साथ सिर्फ अभी टेररिज्म और पीओके रीजन को लेके ही बात होगा। बाकी कोई बात हम उनसे नहीं करेंगे। और इन फ्यूचर में अगर कोई अटैक होता है बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप, तो उसको हम वार मानेंगे। तो इससे क्या है अभी पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है इंडिया के तरफ से दे दिया गया है, और हमारा जो मिलिट्री माइट है वो भी हमने उनको दिखा दिया है। तो अगर इन फ्यूचर फिर कोई वैसा कुछ वो करना चाहेंगे तो उससे उनका जो हालत है वो हम ठीक नहीं रहने देंगे। तो ये सभी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। बाकी इस समय क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करना है, विकसित भारत बनना है बाई 2047। क्योंकि जब हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेन जो पावर है वो मनी का पावर ही है। तो देश अगर आगे बढ़ेगा, विकसित भारत बनेगा, $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, तो उससे क्या है हमारे डिफेंस सेक्टर में बूस्ट मिलेगा। हम मिलिट्री वाइज मोर पावरफुल रहेंगे। तो उससे क्या है, हम इन फ्यूचर कोई भी देश जो आंख उठा के देखेगा उसको हम निस्तो नाबूद कर सकते हैं। बाकी हमारा वैसा कोई गोल नहीं है कि हम विकसित भारत इसीलिए नहीं बनना चाहते कि किसी को हम डोमिनेट करें। विकसित भारत हम इसीलिए बनना चाहते हैं कि ताकि हम अपना देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधार सके, अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके, स्किल को बढ़ा सके। ओके, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको एंश्योर कर सके। बाकी पाकिस्तान को ये सभी चीज़ें समझ में नहीं आती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ती है। तो उनका वो वार करेंगे तो वो ऐसे ही बर्बाद देश है, और बर्बाद हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, एवरी डेवलपमेंट वी वांट एट दिस टाइम। और 2047 तक, 100 साल तक हमें क्या करना है, एक डेवलप नेशन बनना है, एक ग्रेट नेशन बनना है, एक डोमिनेटिंग नेशन नहीं बनना है। ओके, और शक्ति का इस्तेमाल हम करेंगे शांति के लिए, जैसे कल बताया था। और देन सेकेंडली युद्ध करना होगा तो भी करेंगे, लेकिन वो जो युद्ध होगा वो धर्म युद्ध होगा, मतलब जस्ट वार होगा। अनजस्ट वार हम नहीं छेड़ेंगे। ओके, तो वही सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो भी आपके फाउंडेशन के क्लासेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हम क्लास कराते हैं। दिन में हम 2 क्लास हमारा रहता है, 2 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक रहता है। और संडे को भी हम स्पेशल क्लास लेते हैं 5 आवर्स का, और रात को हम एक ऑनलाइन क्लास भी करते हैं 8 से लेके 10 तक का। तो आपको क्या है, राउंड द ईयर आपको क्लास अवेलेबल रहेगा, ताकि आप 1 साल के अंदर पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। जो भी कोर सिलेबस है या फिर जो भी नॉन कोर सब्जेक्ट्स है वो भी कवर हो जाए। ओके, तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी के लिए इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक तरीके से कवर कराई जाएंगे। ओके, ट्रस्ट कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको जो एग्ज़ाम का पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ओके, इसी के साथ आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।